ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं वापस। देखो ना, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की अपने बात कर रहे थे, समझना मेरी बात है ना। फीमेल के अंदर, एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर मोस्ट बेबिस से अपने स्टार्ट किया था कि फीमेल के अंदर नीचे जाते हुए क्वेश्चंस एंड फेरी टिश्यूज की आपको डिपोजिशन दिखाई देगा, जिसे हम मोस्ट बेबिस बोलते हैं या फिर मोन्स वेनरिस बोलते हैं, है ना। तो ये मैं आज हाईलाइट करते हुए चलता हूँ क्योंकि मैंने सारे जो है नेम यहाँ पर लिख दिए। ये मोस्ट बेबिस की बात कर रहा हूँ मैं, मोस्ट बेबिस या फिर मोन्स वेनरिस की। मॉस के लिए आपकी एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है कि ये कुशंस ऑफ फेरी टिश्यू लिया हुआ है, तो कुछ कुछ वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट आएंगे बेटा ना। जैसे कि अपने लेबिया मेजोरा के लिए बात करेंगे तो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, लेबिया माइनोरा के लिए बात करेंगे तो पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू, तो उन वर्ड्स को भी आपको फोकस रखना है, ठीक है। सबसे पहले अपने मॉस बेबिस से स्टार्ट करते हैं। मॉस बेबिस या फिर मॉस वेनरिस फेटी टिश्यू लिया हुआ एक डिपोजिशन आपको दिखाई देगा, जहां पर आपको हेयर फॉलिकल भी दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद मॉस बेबिस या फिर मॉस वेनरिस से स्किन के बड़े बड़े फोल्ड एराइज होते हुए दिखाई देते हैं, और स्किन के इन बड़े बड़े फोल्ड की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मैंने ये रेड कलर के बना रखे हैं ना, ये रेड वाला पार्ट, ये है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, देखिए मैं लेबिया मेजोरा को यहाँ पर लेकर गया हुआ हूँ। ये लेबिया मेजोरा, कलर को ऐसे चूज करें जिससे आपको पता चलता रहे, डिफ्रेंशिएट होता रहे आपके पास। ये लेबिया मेजोरा, देखिए लेबिया मेजोरा के लिए आपको याद रखना है, ये मॉस बेबिस से ही एराइज हुए हैं। लेबिया का मतलब होता है लिप्स, मेजोरा काफी मोटे हैं टिश्यू हमारे पास। फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, एडिपो टिश्यू का आपको यहाँ पर डिपोजिशन दिखाई देगा। आउटर सरफेस पर आपको यहाँ पर हेयर फॉलिकल दिखाई देंगी बच्चों ना। लेबिया मेजोरा के लिए आपको जो याद रखना है, एक तो फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दूसरा होमोलोगस टू स्क्रोटम, ठीक है। अब मेजोरा है तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि मोटा है, एडिपो टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होगा। हेयर फॉलिकल आउटर सरफेस पर आपको दिखाई देंगी। आउटर सरफेस पे मैं हेयर फॉलिकल बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। आउटर सरफेस पर हेयर फॉलिकल दिखाई देंगी, लेकिन इनर सरफेस पर आपको हेयर फॉलिकल नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, सीबीएसएस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी। तो लेबिया मेजोरा के लिए जो हमें चीजें याद रखनी है, फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, होमोलोगस टू स्क्रोटम, एडिपो टिश्यू प्रेजेंट होगा, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होंगी, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होंगी एंड सीबीएसएस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, ठीक है। होमोलोगस पहला अपने पास आ गया है, ठीक है बच्चा। होमोलोगस टू स्क्रोटम लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ चलेंगे तो जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली बच्चों, मैं इस पर ब्लैक कलर पे फोकस करता हूँ। ये जो पिंक कलर की जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्राइव करते हुए दिखाई है, ये है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ये आपकी एनसीईआरटी कहती है कि पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है लेबिया माइनोरा। तो आप देखिएगा कि मोस्ट बेबीज से ही मोटे मोटे स्किन के फोल्ड अराइज हुए, आप मेरे हैंड से समझिएगा ना। जैसे ऊपर की तरफ मोस्ट बेबीज ले लिया हमने, तो मोस्ट बेबीज से स्किन के मोटे मोटे फोल्ड अराइज हुए, जिन्हें हमने बोला लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के लिए होमोलोगस टू स्क्रोटम, एंड हमें याद रखना है कि ये फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है। अब लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ स्किन के पतले थिन फोल्ड अराइज होते हुए दिखाई देते हैं, ये भी अपने को मोस्ट से अराइज होते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको इस तरह से फिंगर और अपने थंब से बनाता हुआ दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, अब थिन है, हैंड के कंपेरिजन पतले है ना, तो ये है हमारे पास लेबिया माइनोरा। दो है। अब देखो आप एक एनस, एनस की तरफ मैंने लिखा है पोस्टीरियर साइड। एनएस की तरफ का जो साइड है ये हम पोस्टीरियर लेंगे, जबकि अपोजिट साइड देखो मैंने ए लिखा है, ये है एंटीरियर साइड को डिनोट करते हुए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लेबिया माइनोरा एंटीरियर साइड भी फ्यूज है एंड लेबिया माइनोरा पोस्टीरियर साइड भी फ्यूज है। जैसे थंब मैंने यहाँ पर फ्यूज दिखाया है ना, ये लेबिया माइनोरा पोस्टीरियर साइड एनएस की तरफ जाते हुए यहां पर, ये देखो मैं एरो मार्क करता हूं, यहां पर फ्यूज दिखाई दे रहा है। तो लेबिया माइनोरा एंटीरियर साइड भी फ्यूज है एंड पोस्टीरियर साइड फ्यूज है। एंड पोस्टीरियर साइड जहां फ्यूज होता है, जैसे मैं यहाँ पर कैप बना देता हूं, तो वहां पर लेबिया माइनोरा स्किन के फोल्ड बनाती हैं, एंड स्किन के जो फोल्ड बनाती हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं फोर्चिट। ये फोर्चिट मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। अब एक चीज, फोर्चिट, ये जो मैंने यहां पर फोर्चिट बनाया है ये वाला ना, फोर्चिट एंड एनस के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं पेरिनियम रीजन। पेरिनियम रीजन या स्पेस। और पेरिनियम रीजन के लिए आपको चीज याद रखनी है बच्चा, कि पेरिनियम रीजन में पेरी एनाल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लेकिन किसके अंदर, इन रेबिट, ठीक है, जो कि एक्टो हार्मोन
या फिर जिसे फेरोमोन भी बोलेंगे, उन्हें रिलीज करती है अपोजिट सेक्स पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और यहां पर आपको एक चीज आपको याद रखनी है कि ह्यूमन के अंदर पेरी एनाल ग्लैंड नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा ना, क्योंकि कई बार है ना वो पूरी तरह से क्वेश्चन बनाएगा, लो बिल्कुल एब्सेंट इन ह्यूमन, है ना। देखिए, जैसे कि वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, देखो कि ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बताओ। जैसे कि एक स्टेटमेंट बनाएगा वो, हालांकि फॉल्स है, लेकिन देखना वो बनाएगा एकदम इस तरह से कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे ना, कि लेबिया माइनोरा एंटीरियर साइड भी फ्यूज है, लेबिया माइनोरा पोस्टीरियर साइड भी फ्यूज है। जहां वो पोस्टीरियर साइड फ्यूज होती है वहां पर वो स्किन के कुछ फोल्ड्स बनाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फोर्चिट। बहुत सही। फोर्चिट एंड एनस के बीच का जो स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं पेरिनियल स्पेस। और पेरिनियल स्पेस के अंदर, अब तक देखो एकदम सही लिख रहा है, पेरिनियल स्पेस के अंदर पेरी एनाल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि ह्यूमन के अंदर एक्टो हार्मोन फेरोमोन रिलीज करती है। गलत, ह्यूमन के अंदर यहाँ पर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है बच्चों, आपको ये याद रखना है ना। ये स्टेटमेंट आपको कई बार पेपर में या माइनर या फिर पुराने प्रीवियस ईयर के अगर आप एलन के पेपर सोल्व करोगे तो आपको दिखाई देगा, तो अपने को ये चीज याद रखनी है। तो ये तो लेबिया माइनोरा की बात हुई। अब और सुनो, ये लेबिया माइनोरा है ना, लेबिया माइनोरा के बीच का जो ये स्पेस बनाया ना अपनों ने, ये पूरा स्पेस, ये वेस्टिब्यूल कहलाता है बच्चों, है ना। और इस वेस्टिब्यूल के अंदर आपको दो ओपनिंग दिखाई देंगी। एक ओपनिंग तो वेजाइनल ओरिफिस, ये जैसे कि मैंने यहां पर दिखा रखा है, वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस यहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल के आफ्टर प्यूबर्टी मेंसेस के सिक्रेशन बाहर आते हुए दिखाई देंगे, और यहीं पर जो है वो स्पर्म डिलीवर किया जाता है, यानी यहीं पर इंसेमिनेशन प्रोसेस करवाया जाता है। इंसेमिनेशन बोलते हैं सीमन का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाना, ठीक है। तो इंसेमिनेशन एंड मेंसेस जो है वो इसी ओरिफिस से बाहर आते हैं। ये है वेजाइनल ओरिफिस बच्चों। ये वेजाइनल ओरिफिस मैंने यहाँ पर बना रखा है ना, ये वेजाइनल ओरिफिस, इसको अंदर की तरफ आप देखोगे तो पार्शियली कवर करते हुए आपको कुछ मेम्ब्रेन दिखाई देगी जिसे हम बोलते हैं हाइमन। हाइमन के लिए आपको याद रखना है कि एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। भाई कुछ फीमेल के अंदर ये इतनी थिन होती है कि स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन के कारण से भी ये रप्चर हो जाती है, जैसे कि साइकिलिंग या जंपिंग या रनिंग करना। नॉर्मली ये पेनिस के इंसर्जन के कारण से ही रप्चर होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेनिस यानी कोइटस के दौरान ही, ड्यूरिंग उसके ही ये रप्चर हो। तो स्पोर्ट्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन के कारण से भी फीमेल के अंदर ये हाइमन जो है रप्चर हो जाती है। दूसरा, कुछ फीमेल के अंदर ये इतनी थिक होती है कि आफ्टर इंसर्जन ऑफ पेनिस या फिर कोइटस के बाद भी ये बनी रह जाती है। तो हाइमन का होना या हाइमन का नहीं होना, आपको याद रखना है कि ये एक ट्रू वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है। आपकी एनसीईआरटी ना एक वर्ड और यूज करती है कि कुछ फीमेल के अंदर वेजाइनल टेम्पन के इंसर्जन से भी हाइमन रप्चर हो जाती है। वेजाइनल टेम्पन जो है ना बेटा, ये एक फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ज्यादा ही पॉपुलर है। आफ्टर मेंसेस इस तरह से एक पेन की तरह, आप कह सकते सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर होती है जिस पर कॉटन लगी होती है। आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल जो है वेजाना वाले पार्ट के अंदर इसे इंसर्ट करके मेंसेस के सिक्रेशन को क्लीन करती है, तो उसके कारण से भी तो हाइमन रप्चर हो सकती है। तो इसी तरह आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ फीमेल के अंदर ये काफी थिन होती है, जो कि स्पोर्ट्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन के कारण से या फिर वेजानल टेम्पन के विसर्जन से ये रप्चर हो सकती है। तो हाइमन का होना या हाइमन का ना होना आप वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरा, ये तो बात हुई वेजानल ओरिफिस। इसी वेस्टिब्यूल के अंदर आपको वेजानल ओरिफिस के ऊपर जो है वो यूरिथ्रल ओरिफिस भी दिखाई देगा। ये देखो, यूरिथ्रल ओरिफिस, यूरिथ्रल ओरिफिस से यूरिन जो है वो बाहर आएगा, यानी कि फीमेल के अंदर जेनेटल सिक्रीशन अलग ओरिफिस से बाहर आते हैं एंड यूरिन जो है वो अलग ओरिफिस से बाहर आता है। अब खास बात, ये यूरिथ्रल ओरिफिस मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है बच्चों आपके लिए। सबसे खास बात है, अगर बात की जाए कि यूरिथ्रल ओरिफिस एंड वेजाइनल ओरिफिस, इन दोनों के लेटरल पर आपको ग्लैंड मिलेगी, ठीक है। वेजाइना मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फाइब्रोमस्कुलर नॉन ग्लैंडुलर ऑर्गन है, ठीक है। यानी कि वेजाइना के अंदर कोई ग्लैंड नहीं है, वेजाइना के एपिथेलियम से कोई ग्लैंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन वेजाइना के लेटरल पर आपको ग्लैंड मिलेगी। और वेजाइना के लेटरल पर जो ग्लैंड मिलती है ये बार्थोलिन ग्लैंड कहलाती है।
कौन सी ग्लैंड? बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहलाती है। इस वेस्टिबुल के अंदर हम दो तरह की ग्लैंड देखेंगे बच्चों, एक तो देखेंगे हम ग्लैंड ऑफ स्किनी एंड एक हम देखेंगे बार्थोलिन ग्लैंड, है ना। बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो बड़ी ग्लैंड है, इसलिए हमने बोला ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। आपको याद रखना है कि बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो होमोलोगस किसके है? तो होमोलोगस है वो काउपर ग्लैंड के, जिसका एक नाम और भी है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के, ठीक है। साथ ही साथ इसके फंक्शन भी याद रखना है कि ये एल्कलाइन सिक्रीशन रिलीज करती है एंड ये हेल्प करती है वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन में। भाई कोइटस के समय ये लुब्रिकेशन में हेल्प करेगी एंड साथ ही साथ एल्कलाइन सिक्रीशन रिलीज करेगी। वेजाइना की जो पीएच होती है वो नॉर्मली एसिडिक पीएच होती है, हमने बात की भी थी कि यहाँ पर कुछ आपको बैक्टीरिया मिलेंगे जैसे कि डोडालिन बैक्टीरिया, जो कि यहाँ पर पीएच को मेंटेन करवाएंगे, ठीक है। अब एसिडिक पीएच मेंटेन करवाई थी कि भाई दूसरे बैक्टीरिया जो है या फिर पैथोजन जो है वो यहाँ पर जो है ग्रो ना कर सके, इसलिए एसिडिक मीडियम जरूरी भी था। लेकिन जब सीमन डिलीवर किया जाएगा तो स्पर्म को भी तो एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, तो उसके लिए न्यूट्रलाइज करवाने के लिए आप देखो, एक तो सीमन जो है वो खुद एल्कलाइन है और दूसरा बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करती है? एल्कलाइन सिक्रीशन। इसके अलावा लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती है, हेल्प्स इन वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन। तो बार्थोलिन ग्लैंड के लिए आपको जो याद रखना है कि वेजाना के लेटरल पर आपको बार्थोलिन ग्लैंड मिलेगी, जिसे आप ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। यह होमोलोगस होता है काउपर ग्लैंड के या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के, जो कि हेल्प करती है वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन के अंदर एंड एल्कलाइन सिक्रीशन रिलीज करती है। यूरिथ्रा के पैरेलल में जो ग्लैंड मिलती है उसे बोलते हैं पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी, नाम ही बता रहा है देखो, पैरा यूरिथ्रल, है ना। यूरिथ्रा के पैरेलल मिलने वाली ग्लैंड पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी। इसे आप माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। भाई वेस्टिबुल में ओपन होने वाली ये छोटी छोटी ग्लैंड है, माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड, है ना। आपको याद रखना है कि ये किसके होमोलोगस है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस है। याद आ जाएगा इतना सा। अब अपने बात करते हैं कि जो ये लेबिया माइनोरा है, अब लेबिया माइनोरा का जो पोस्टीरियर एंड था ना, जहां पर वो फ्यूज हो रही थी, वहां तो इसने बनाया था फॉर्चेट। अब एंटीरियर एंड की तरफ चलते हैं बेटा ना। एंटीरियर एंड पर जहां पर लेबिया माइनोरा फ्यूज होती है वहां पर हम देखेंगे कि यूरिथ्रल ओरिफिस के अबव हमें एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम बोलते हैं बच्चों क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस की लोकेशन याद रखना, अबव यूरिथ्रल ओपनिंग, जहां पर लेबिया माइनोरा एंटीरियरली फ्यूज होते हुए दिखाई देगी, है ना। क्लाइटोरिस भी जो है वो फीमेल की एक एक्साइट होने वाली स्ट्रक्चर है। यहां पर भी आपको इरेक्टाइल टिश्यू मिलेंगे, लेकिन जैसे कि पेनिस में हमने बात की थी ना कि दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड एक कॉर्पस स्पोंजियोसा मिलता है, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा मिलेगा, मतलब कॉर्पस स्पोंजियोसा नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्लाइटोरिस के लिए आपको एक चीज और याद रखना है कि होमोलोगस होता है पेनिस के। अब क्योंकि क्लाइटोरिस के अंदर कॉर्पोरा कैवर्नोसा है यानी कि इरेक्टाइल टिश्यू है, तो स्लाइटली आपको यहाँ पर भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय इसके अंदर एनलार्जमेंट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्लाइटोरिस के ऊपर की तरफ आपको कुछ फोल्ड्स दिखाई देंगे स्किन के, आप उसे बोलते हैं प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस, है ना। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है इस ऑरेंजिस कलर के अंदर, प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस, है ना। ये पूरी स्ट्रक्चर है बच्चों एक्सटर्नल जेनिटिलिया की फीमेल की, ठीक है। फिगर मैंने यहाँ पर आपको बना ही दिया है, नोट्स में आपको शेयर कर ही दूंगा बेटा, है ना। तो बेटा हाइमन की लोकेशन जो है कृष्णा, ये वेजाइनल ओरिफिस को कवर करते हुए मेम्ब्रेन है बेटा ना, अंदर की तरफ, है ना। अब चलो देखो आगे। इसके बाद चलते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पीपीटी पे जो डायग्राम बना हुआ है, अब फटाफट से आप लोग देखेंगे और आप लोग समझाएंगे, है ना चीजों को। देखो जल्दी से, अगर अब बात की जाए, ये जो हेयर फॉलिकल दिखाई दे रही है देखो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, अब आपको फटाफट से इसको रिवाइज करना है ना। ये तो हो गया मोस पिबिस या फिर मोस वेनरिस, जिसे हम बोलेंगे कुशन्स ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। अब स्किन के बड़े बड़े फोल्ड जो है वो एराइज होते हैं, ये देखो स्किन के बड़े बड़े फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये क्या हो गए? लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा के लिए मैंने कुछ कुछ चीजें बताई थी ना कि ये होमोलोगस होता है स्क्रोटम के, यहाँ पर आउटर साइड में हेयर फॉलिकल मिलेगी, लेकिन इनर साइड में यहाँ पर हेयर फॉलिकल नहीं मिलेगी। एडिपो टिश्यू प्रेजेंट होगा, स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसिस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, ठीक है। वेस्टिब्यूल दुर्गा प्रसाद जी, ये पूरा जो लेबिया माइनोरा है ना, जो मैंने बनाया था कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्यूज होता है, इसके बीच का जो स्पेस है ये पूरा ही क्या है? वेस्टिब्यूल बेटा ना। तो अब एक बार वापस इस पर फोकस करो ना फिगर पर। तो लेबिया मेजोरा ये मोटे मोटे फोल्ड है। अब इसके बाद आप देखो लेबिया माइनोरा, ये है लेबिया माइनोरा, ये है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू,
ये दिखाई दे रहे हैं आपको लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। ये और इसके बीच का जो स्पेस है ना बेटा, उसी को बोल रखा है वेस्टिब्यूल, यानी कि पूरा जो है ये अंदर वाला ये स्पेस है पूरा का पूरा क्या है, वेस्टिब्यूल है बेटा ना। मैं आपको ये अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वेस्टिब्यूल हमारे पास। तो वेस्टिब्यूल आपको समझ में आना चाहिए, लेबिया माइनोरा के बीच का जो स्पेस है वो है वेस्टिब्यूल। अब देखो, लेबिया माइनोरा मैंने कहा था एनस की तरफ वाला साइड कौन सा साइड है, पोस्टीरियर साइड। जबकि एनएस के अपोजिट साइड जहां पर मॉस फिबिस की तरफ है उस वो साइड कौन सा बोला हमने, एंटीरियर साइड बोला। तो पोस्टीरियर साइड जहां पर लेबिया माइनोरा फ्यूज होती है, वहां पर जो स्किन के फोल्ड बनते हैं उसे हम बोलते हैं फोर्चिट। एंड फोर्चिट एंड एनएस के बीच का रीजन ये कौन सा हो गया, पेरिनियल रीजन, जहां पर रेबिट के अंदर पेरी एनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि एक्टो हार्मोन फेरोमोन रिलीज करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस लेबिया माइनोरा के बीच में दो ओरिफिस आपको दिखाई देंगे। एक तो ओरिफिस हो गया ये जो कि है वेजनल ओरिफिस, और इसके अंदर की तरफ आपको मेम्ब्रेन डेवलप होते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जिसे आप क्या बोल रहे हैं, हाइमन। इसके ऊपर की तरफ आपको ये दिखाई देगा यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग के लेटरल में भी आपको ग्लैंड दिखाई देगी और वेजनल ओरिफिस के लेटरल में भी ग्लैंड दिखाई देगी। वेजनल ओरिफिस के जो लेटरल में ग्लैंड होती है, आप उन ग्लैंड को बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि होमोलोगस है काउपर ग्लैंड के। जबकि जो लेबिया मेजोरा था वो था होमोलोगस स्क्रोटम के। तो एक होमोलोगस, होमोलोगस स्क्रोटम एंड बार्थोलिन ग्लैंड, ये होमोलोगस आ चुका है काउपर ग्लैंड के, तो दो होमोलोगस यहाँ पर आ गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि यूरिथ्रा के लेटरल में भी ग्लैंड मिलती है जिसे हम बोलते हैं पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी, जो कि होमोलोगस है प्रोस्टेट ग्लैंड के। ये तीसरा होमोलोगस हमारे पास आ गया। एंड हमने बात की थी कि एक स्ट्रक्चर होती है टैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि दो इरेक्टाइल टिश्यू यानी कॉर्पोरा कैवर्नोसा से मिलकर बनी होती है। और ये भी आपको स्लाइटली जो है वो इलोंगेशन दिखाई देती है आपको ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। क्लाइटोरिस के ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस आपको याद रखना है कि होमोलोगस होता है किसके, होमोलोगस टू पेनिस। तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ होमोलोगस। एंड एक होमोलोगस मैंने आपको शुरुआत में बता रखा है, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, वो होमोलोगस होता है यूट्रस एंड वेजाना के। तो पांच होमोलोगस हमें अपने इस चैप्टर के अंदर याद रखने हैं बच्चों ना। तो ये आपको बड़े इजी से याद आ जाएंगे। तो ये डायग्राम हमने देख लिया है, यहाँ पर फीमेल एक्सटेंड जेनिटलिया का एक तरह से आपका एक बार फिर से क्या हो गया है, रिवीजन हो चुका है। स्किनी ग्लैंड बेटा, पे यूरिथ्रा के लेटरल पे जो ग्लैंड मिलेगी उसे हम बोल रहे हैं स्किनी ग्लैंड, है ना। और ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय ये भी लुब्रिकेशन में आपकी हेल्प करेगी। हालांकि आपको इसका फंक्शन याद नहीं रखना है, आपको इसका होमोलोगस याद रखना है कि होमोलोगस जो है वो किसका है, तो होमोलोगस है ये प्रोस्टेट ग्लैंड का बेटा ना। मतलब यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड के जो टिश्यू जो थे वो डेवलप होते। ठीक है, अब इसके बाद ये थ्योरी है। ये थ्योरी मैं आपको सारी पढ़ा चुका हूँ, बोलते समय मैंने यही बोली है, तो आपको अपने मॉड्यूल से ये थ्योरी पढ़नी है बेटा। ठीक है बेटा, फाइव होमोलोगस जो है मैं वो साइड में लिख दूंगा, और ये पीछे की तरफ जो है अपने मॉड्यूल के अंदर भी दिए हुए हैं ना, टेबल बनाए हुए, तो आप मॉड्यूल भी देख सकते हैं ना। टाइम है नहीं, अपने तो बचाएंगे टाइम ना अपने पास, मैं आपको बार बार बोलूं ये ज्यादा बेटर है ना। अच्छा, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी जो है उसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है बेटा, इस डायग्राम को फटाफट से रिकॉग्नाइज करो। जैसे कि देखो, ये जो फिगर है, मैं यहाँ पर जो है ग्रीन कलर से मार्क करता हूं, ये समझो, ग्रीन कलर से करूं कि किससे समझ में आएगा, कौन से कलर से करें। ये ये हमने डायग्राम बनाया था ऐसे, लेबिया माइनोरा के बीच में, याद करो। और लेबिया माइनोरा में अपनों ने एक तो बनाया था वेजल ओरिफिस, और एक बनाया था अपनों ने यूरिथ्रल ओरिफिस, है ना। तो इस डायग्राम को अपनों ने देखा ऐसे था, लेकिन ये है कैसे, इस तरह से, इस पोजीशनिंग में, है ना। तो यहां पर तो हो गया यूरिथ्रल ओरिफिस, और यहां पर हो गया वेजनल ओरिफिस, जैसे कि अपने डायग्राम में समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसको अपने यूं करके समझा था। ठीक है ये ऐसे, लेकिन हम लोगों ने इसको यूं करके समझा था, ये ऐसे बनाया था। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपको कौन कौन से ओरिफिस दिखाई देते हैं। एक ओरिफिस तो जो कि यूरिथ्रा का ओरिफिस है बेटा ना, ऊपर की तरफ था। एंड एक ओरिफिस जो कि है वेजनल ओरिफिस।
यूरिथ्रा के ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर थी क्लाइटोरिस। तो देखो आप, यूरिथ्रा के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्लाइटोरिस। सही बात। इसके अलावा आपने लेबिया मेजोरा की बात की थी ना, ये हमारे पास लेबिया मेजोरा, ये देखो बड़े बड़े फोल्ड। और ये जो ब्राउनिश वाला जो पार्ट है, ये इन्होंने लेबिया माइनोरा इंडिकेट किया है, ये लेबिया माइनोरा। ठीक है, जो कि वेस्टिबुल रीजन हो गया हमारे पास। वेजाइनल ओरिफिस जो है, इसके पीछे की तरफ जाएंगे तो अपने को कौन सी स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए, सर्विक्स, एंड देन फिर अपने को मिलेगा यूट्रस, तो ये रहा यूट्रस। और यूरिथ्रल ओरिफिस के पीछे की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ये आपको अपने एनसीईआरटी के अंदर पढ़नी है। मैंने आपको बताया कि कैसे अपने ने इस डायग्राम को देखा है, तो एनसीईआरटी में बेटा ये फिगर दिया हुआ है, आपको वहां देखना है ना बेटा। बेटा आप एक बार एनसीईआरटी खोलना दिल्ली बेटा, आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद आते हैं फीमेल मेमोरी ग्लैंड पर। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। प्यूबिक जो है वो प्यूबिक बोन है बेटा ना, लव। अब देखो मेमोरी ग्लैंड। अब एक बार ये फिगर मैं खुद बनाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा बेटा ना, आपके अपने जैसे मॉड्यूल में और आपने बनी हुई है वैसे भी समझाऊंगा मैं आपको ना। एक बार खुद देखना, अपने बनाते हैं इस डायग्राम को। सबसे पहले अगर बात करें तो मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर देखनी है हमें, तो ऐसे कुछ रिप्स दिखाएंगे अपने। देखो, अपने जब फीमेल का मेमोरी ग्लैंड जब समझेंगे ना, तो फीमेल की मेमोरी ग्लैंड के डायग्राम के अंदर अपने फीमेल की मेमोरी ग्लैंड को इस तरह काटेंगे। ठीक है, ये जो प्लेन है वो सेजेटल प्लेन है। अब एक बार बताओ, जब इस तरह से कटेगा तो अपनी रिप्स भी जो कटेंगी, और रिप्स कटेगी तो रिप्स भी तो मेंशन करनी होंगी। तो मैंने यहाँ पर जो है ये रिप्स मेंशन करी है। समझना, देखिए एक बार में समझ में आता है क्या सबको, ये रिप्स मेंशन करी है। ठीक है, और आप जानते हैं ना, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा हुआ है कि रिब्स के बीच बीच में मसल्स मिलती हैं। तो ये मसल्स जो है वो कौन सी होती है, वो आप पढ़ते हो ना, EICM एंड IICM, यानी कि इंटरकोस्टल मसल। तो आपके एनसेंट ने मेंशन कर रखा है, अपना भी मेंशन कर देते हैं, इंटर कोस्टल मसल। ठीक है, तो ये इंटरकोस्टल मसल और रिब्स वाला काम हो गया। अब अपने देखते हैं कि जो चेस्ट हो या फिर ब्रेस्ट है, ठीक है, तो जो चेस्ट है वहां पर ऊपर की तरफ जो है वो मसल्स मिलती हैं, और उन मसल्स को हम बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल बच्चों ना। देखिए यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर मसल बताता हूँ। यानी कि जो रिब्स है और इंटरकोस्टल मसल है उसके ऊपर अपने को मसल्स दिखाई देंगी, उस मसल्स को बोल रहे हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है पेक्टोरलिस मेजर मसल। एंड देन फिर फेसिया दिखाई देता है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। हालांकि ये मेंशन किया नहीं जाता, लेकिन ये मेंशन करना चाहिए, है ना। डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक फेसिया डेवलप होता है। ठीक है, ये फेसिया मैं यहां लिख देता हूं। अब इस फेसिया जो कनेक्ट कराता है स्पेक्ट्रोलिस मजर मसल को हेमीस्फेरिक प्रोजेक्शन के साथ, है ना। अब अपने हेमीस्फेरिक प्रोजेक्शन बनाएंगे, ये है हेमीस्फेरिक प्रोजेक्शन। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड के लिए अपने कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। आपसे कई बार पूछेगा कि मॉडिफिकेशन किसका है, भाई ग्लैंड है ना, तो मॉडिफिकेशन किस ग्लैंड का है, तो मॉडिफिकेशन होता है ये स्वेट ग्लैंड का। कई जगह आपको ना सुडोरी फेरस ग्लैंड भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो स्वेट ग्लैंड को ही अपने सुडोरी फेरस ग्लैंड भी कहते हैं बेटा ना, तो ये भी याद रखना है। हेमीस्फेरिक प्रोजेक्शन है, ये मैं हेमीस्फेरिक प्रोजेक्शन लिख देता हूँ। आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा हुआ है कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है, याद है।
यानी इसके सिक्रेशन जो होते हैं वो एपोक्राइन सिक्रेशन होते हैं, ठीक है। तो अब तो अपने ये मेमोरी ग्लैंड का यहाँ पर एक ऊपर का व्यू देखा है, अब अपने अंदर की तरफ देखते हैं अंदर की तरफ क्या है मेमोरी ग्लैंड के अंदर। तो देखो मेमोरी ग्लैंड के अंदर की तरफ आपको कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो रन करते हुए दिखाई देंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़े बहुत, कूपर्स लिगामेंट बोलते हैं इन्हें। एक बात तो है आप लोगों के लिए ना कि आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ता अब आपको, है ना। डायग्राम बना रहा है टीचर, बस सीधा ही आपको अपलोडेड फॉर्म में मिलता है हैंड आउट। एक चीज तो आपके लिए तो ये तो आसान हो गई। कूपर्स लिगामेंट जो है ना बेटा, ये सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। मनिका नियोन कलर से जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा, मैं लिख देता हूँ बेटा ना। फेसिया लिखा है बेटा मैंने ना, ये फेसिया है ना। अब देखो, अगर बात करें कूपर्स लिगामेंट की, तो कूपर्स लिगामेंट सस्पेंसिव लिगामेंट है जो कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर रन करते हुए दिखाई देंगे, जो कि इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो टाइटनेस है वो प्रोवाइड करेंगे ये कूपर्स लिगामेंट। यानी ओल्ड एज के अंदर जो है, जब मेमोरी ग्लैंड जो है वो लूज हो जाती है तो शायद कूपर्स लिगामेंट जो है यही क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं अपने को, ठीक है। हालांकि कूपर्स लिगामेंट जो है वो मेंशन नहीं कर रखा। इसके साथ कनिष्का सर, हम फिर भी आपके साथ साथ डायग्राम बनाते हैं, मत बनाओ आप तो चीज समझो, है ना। ये आपको हैंडआउट मिल ही जाएगा ना बेटा, और हैंडआउट मिल जाएगा तो फिर अगर आपको बनाना हो तो बना लीजिएगा, लेकिन मत बनाओ, है ना, समझो। कृतिका देखो, पेक्टोरलिस मेजर मसल के बाद हमें जो मिलता है वो मिलता है फेसिया, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड इस फेसिया से फिर हमें एराइज होता हुआ दिखाई देता है मेमोरी ग्लैंड, है ना। अब देखिए, अगर बात करें इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर समझना चीजों को, अपने को ना इस तरह से मेमोरी लोब मिलते हैं बहुत सारे। ये जो मेमोरी लोब होते हैं ना, इनका नंबर आपको याद रखना है। ये नंबर होता है 15 से 20, 15-20 इन ईच मेमोरी ग्लैंड, है ना। ये कई बार जो है वो गलती कराते हैं कि वो बोलते हैं कि ह्यूमन फीमेल के अंदर कितने मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं, तो बताओ फटाफट से क्या आंसर दोगे। 30 से 40, है ना। याद रखना, इस तरह से गलती करवाते हैं क्योंकि एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो है वो 15-20 है, तो फीमेल के अंदर दो मेमोरी ग्लैंड है, और दो मेमोरी ग्लैंड है तो फिर कितने हो जाएंगे, 30 to 40, है ना। तो इस तरह की चीजें याद रखना है ना। और देखिए, एक होता है बट बेटा वर्ड मेमोरी लोब, है ना। कई बार लोग जो इसे मेमोरी लोब्यूल भी बोल देते हैं, गलत है। मेमोरी लोब ही होता है। हालांकि मेमोरी लोब्यूल जो है ना तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ना ही आपके मॉड्यूल में भी मेंशन है, लेकिन हम चीज समझते हैं। देखो, मेमोरी लोब जो है ये किसका बना होता है, समझो। मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे जो है एल्वुलाई के क्लस्टर दिखाई देती हैं। अपने ये ऐसे एल्वुलाई बनाते हैं, ये एल्वुलाई के क्लस्टर होते हैं बहुत सारे। इनका नंबर जो है अपने को नहीं पता, ठीक है ना। ये बहुत सारे ऐसे एल्वुलाई के क्लस्टर है, मतलब कि ये एक एल्वुलाई बना रहा हूं बेटा मैं इस तरह से, ठीक है ना। तो एल्वुलाई के क्लस्टर होते हैं बहुत सारे। इन एल्वुलाई के क्लस्टर्स को, तो ये एक तो क्या हो गई, एल्वुलाई, है ना। और जो ये क्लस्टर हो गया एल्वुलाई का, इसे हम बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल। मेमोरी लोब्यूल, ठीक है। तो बहुत सारे एल्वुलाई के क्लस्टर दिखाई देंगे, और एल्वुलाई का जो क्लस्टर होता है उसे बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल, यानी बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल से मिलकर बना होता है एक मेमोरी लोब, ठीक है। तो ये मैं एक यहां पर मेंशन कर देता हूं डायग्राम बनाते हुए कि एल्वुलाई है, ठीक है। अब क्या होता है, एल्वुलाई का काम क्या होता है, सब आ जाएगा बेटा ना, अंकिश आएगा चीजें सब, सुनो ना। लोब में लोब्यूल है, यस कार्तिक, है ना। अब देखो, एल्वुलाई जो है यहां पर मिल्क सिंथेसिस होता है, जो हार्मोन आता है पीआरएल, वो यहां पर जो है मिल्क सिंथेसिस करवाने के लिए हाइपरप्लेजिया खोज करवाता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करवाना और सेल्स का साइज इंक्रीज करवाना, है ना। अपने बाद में बात करेंगे, फिलहाल अपने एनोटमी देखते हैं एक बार फटाफट से, है ना।
अब एल्वुलाई की बात करें तो हर एक एल्वुलाई से फाइन ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, हर एक एल्वुलाई से ऐसे फाइन ट्यूब्यूल्स। इन फाइन ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, हर एक एल्वुलाई से। तो अपने जो पास में डायग्राम बनाया ना उसमें और दिखा देते हैं। ये जैसे ये इस एल्वुलाई की हो गई फाइन ट्यूब्यूल, ये जैसे इस एल्वुलाई की हो गई फाइन ट्यूब्यूल, ये जैसे इस एल्वुलाई की हो गई फाइन ट्यूब्यूल। तो ये क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल। ये क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल। ये क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल। तो हर एक एल्वुलाई की, ये एल्वुलाई है बेटा ना, एल्वुलाई एल्वुलाई एल्वुलाई, तो हर एक एल्वुलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल निकल रही है। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है जब फ्यूज हो जाती हैं तो जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। तो देखो, मेमोरी ट्यूब्यूल बहुत सारी हुई और उन्होंने जो फ्यूज करके जो डक्ट बनाई उसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट। यही कंफ्यूजन होता है बच्चों ना, कि मेमोरी ट्यूब्यूल किसे बोलते हैं, मेमोरी डक्ट किसे बोलते हैं ना, इसको समझना है, ठीक है। अब हर एक एल्वुलाई से जो और भी तो क्लस्टर हैं बहुत सारे पड़े हुए, वहां से तो मेमोरी ट्यूब्यूल बनेगी और वहां से भी फ्यूजन होकर मेमोरी डक्ट बनेगी। ऐसे ही बहुत सारी एल्वुलाई क्लस्टर है, तो हर एक से ही जो है वो मेमोरी ट्यूब्यूल निकलेगी और उनके फ्यूजन से मेमोरी डक्ट बनेगी। तो बहुत सारी मेमोरी डक्ट आती हुई दिखाई देंगी। एंड ये बहुत सारी मेमोरी डक्ट फ्यूज होकर जब बाहर बनाएंगे तो एक वाइडर पार्ट बनाती है बेटा ना। इस वाइडर पार्ट को आप बोलते हैं एम्पुला या फिर लेक्टिफेरस साइनस, जहां पर मिल्क स्टोर होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। हर एक एम्पुला, ये एम्पुला जो बना, तो इसका मतलब एक बार बताओ कि मैंने एक मेमोरी लोब से एक एम्पुला बाहर निकाला है ना, इसका मतलब एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर, जैसे कि ये मेमोरी लोब है तो यहां से भी बहुत सारी मेमोरी डक्ट ने फ्यूज होकर क्या बनाना है? एम्पुला बनाना है। ये मेमोरी लोब है, यहां से फ्यूज होकर क्या बनाना है? एम्पुला बनाना है। तो ये हमारे पास एम्पुलाज हो गए बहुत सारे, है ना, एम्पुला। अब हर एक एम्पुला से देन हम देखते हैं कि फिर फाइन डक्ट का फॉर्मेशन होता है वापिस से, और इस फाइन डक्ट को बोलते हैं बेटा लेक्टिफेरस डक्ट। यानी लेक्टिफेरस साइनस से जो डक्ट निकली उसे हमने बोल दिया लेक्टिफेरस डक्ट। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं जितने मेमोरी लोब उतने एम्पुला, और जितने एम्पुला उतने ही लेक्टिफेरस डक्ट। बहुत सही। यानी कि हमारे पास 15 टू 20 जो है वो लेक्टिफेरस डक्ट होंगी। अब ये जो 15 टू 20 लेक्टिफेरस डक्ट है, इन सब की सेपरेट सेपरेट ओपनिंग, मतलब ये फ्यूज नहीं है ना, ये सेपरेट सेपरेट ओपनिंग सबकी, लेकिन क्लोजली सिचुएटेड। ये जो 1520 है ये क्लोजली सिचुएटेड जो है, ये सभी सभी जो है ये बाहर की तरफ ओपनिंग बनाएगी, और बाहर की तरफ जो ओपनिंग बनाएगी उसे हम बोलते हैं निपल, ठीक है। यानी निपल क्या चीज है? बहुत सारी लेक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग, और वो बहुत सारी कितनी है? 15-20 लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। ये लेक्टिफेरस डक्ट, ये निपल। निपल के सराउंडिंग में जो पिगमेंटेड एपिथेलियम दिखाई देती है, ये पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो निपल होता है उसके सराउंडिंग में जो पिगमेंटेड एपिथेलियम दिखाई देती है, इसे बच्चों एरियोला बोलते हैं, ठीक है। यहां पर सिबेसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। हालांकि अपने को सिर्फ इसकी एनाटॉमी याद रखनी है कि निपल के सराउंडिंग में जो एपिथेलियम मिलती है उसे क्या बोलते हैं? तो एरियोला बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखना, बहुत सारे मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनके नंबर हमें पता है 15 टू 20 इन ईच मेमोरी ग्लैंड। हर एक मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारी एल्वोलाई होती हैं, और एल्वोलाई क्लस्टर में प्रेजेंट होती है। एल्वोलाई का जो क्लस्टर होता है उसे हम बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल, ठीक है। हर एक एल्वोलाई से जो फाइन ट्यूब्यूल्स निकलती है उन्हें हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो एल्वोलाई क्लस्टर से बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स बाहर निकलेगी, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो जुड़कर बनाएंगे स्ट्रक्चर उसे हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। एक मेमोरी लोब से बहुत सारी मेमोरी डक्ट आकर एक वाइडर पार्ट का फॉर्मेशन करती है जिसे हम बोलते हैं एम्पुला, जिसे हम बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस। और हर एक एम्पुला से फिर वापिस से फाइन ट्यूब्यूल बनती है, नैरो ट्यूब्यूल बनती है, नैरो डक्ट बनती है, उसे हम बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। तो बहुत सारी लेक्टिफेरस डक्ट होंगी। कितनी होंगी? तो 15-20 लेक्टिफेरस डक्ट होंगी, और 15 टू 20 लेक्टिफेरस डक्ट जो है ये जाकर सेपरेट सेपरेट
क्लोजली सिचुएटेड ओपनिंग बनाएंगी आउटर साइड में, जिसे हम बोलते हैं निपल। और निपल के सराउंडिंग में जो पिगमेंटेड एपिथेलियम मिलती है, ये पिगमेंटेड एपिथेलियम मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो पिगमेंट प्रेजेंट है वहां पर, एरियोला से बोला है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हुई अपने पास। इसके अलावा क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डिपॉजिट दिखाई देगा, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फेट डिपॉजिट दिखाई देगी, अलग अलग फीमेल के अंदर अलग अलग फेट की डिपॉजिशन। तो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फेट प्लस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी आपको दिखाई देगा मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेटा। तो ये है मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर। अब अपने एक बार क्या करते हैं, इसको समझते हैं बेटा ना, फिगर से। एक फिगर और है, चलो अब आपका रिवीजन होता है इस फिगर से, आप बताइएगा मुझे, है ना। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बात करी रिब्स, ये अपने रिब्स को यहाँ पर मेंशन करते हैं, है ना, ये रिब्स। और रिब्स के बीच में जो है वो कौन सी मसल होंगी, तो इंटरकोस्टल मसल। उसके बाद जो है फिर पेक्टोरलिस मेजर मसल दिखाई देंगी, ये पेक्टोरलिस मेजर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि हमें फेसिया दिखाई देगा, जो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है। हालांकि आप याद रखो तो बढ़िया बात है, नहीं रखो तो बढ़िया बात है, कोई नहीं पूछता उसको। ठीक है ना। और उससे डेवलप होता हुआ हमें एक हेमीस्फेरिक प्रोजेक्शन दिखाई देगा, और उस हेमीस्फेरिक प्रोजेक्शन के अंदर आपको वेरिएबल अमाउंट ऑफ फेट प्लस काइनेटिक टिश्यू दिखाई देगा। ऊपर की तरफ स्किन तो है ही सही, अंदर की तरफ रन करते हुए, जैसे यहाँ पर ये ऑरेंज कलर के रन करते हुए दिखाए ना फाइबर्स, ये कौन से फाइबर्स हो गए, कूपर्स लिगामेंट, जो कि क्या है, सस्पेंसिव लिगामेंट। अब यहाँ पर जो चीज अपने को समझनी थी वो तो क्या है, मेमोरी लोब। ये देखो, ये इन्होंने ऐसे मेमोरी लोब बनाया, ये मेमोरी लोब, ये एक मेमोरी लोब, एक ही मेमोरी लोब। यानी यहाँ पर इन्होंने 3 मेमोरी लोब दिखा रखे हैं, लेकिन होते कितने हैं, तो 15-20। हर एक मेमोरी लोब के अंदर इन्होंने एल्वलाई दिखा रखी है, ये एल्वलाई। और हर एक एल्वलाई से जो ट्यूब निकलती है उन्हें हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। इन्होंने छोटी छोटी देखो फाइन ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स दिखा रखी हैं। और फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स फ्यूज होकर जो डक्ट बनाएगी, उस डक्ट को बोलते हैं मेमोरी डक्ट। यानी देखो, एक मेमोरी डक्ट ये रही, एक मेमोरी डक्ट ये रही, एक मेमोरी डक्ट ये रही। बहुत सारी मेमोरी डक्ट आगे जाके जो वाइडर पार्ट बनाएगी उसे बोल दिया मेमोरी एम्पुला या फिर लेक्टिफेरस साइनस। एंड देन फिर उससे जो फाइन ट्यूब्यूल्स बनेंगी उसे बोल दिया हमने लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट इन सब की सेपरेट सेपरेट ओपनिंग जो है वो क्या बना के देगी, निपल। और इसके सराउंडिंग में आपको एपिथेलियम दिखाई देगी, जो पिगमेंट एपिथेलियम है, जिसे हमने क्या बोला है, एरियोला। यहाँ पर कुछ स्पीसीज ग्लैंड मिल सकती है। तो बड़ा आसान सा है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के लिखे हुए डाटाज है, तो ये आप पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अपने एनसीईआरटी के फिगर पर, है ना, क्योंकि फिगर जो है वो तो इंपॉर्टेंट है। कृष्णा कूपर्स लिगामेंट सस्पेंसिव लिगामेंट है, जो कि स्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं मेमोरी ग्लैंड को, है ना। अब देखो, अपने बात करते हैं, एक तो ये एनसीईआरटी का फिगर है उसको देखेंगे, और दूसरा यहाँ पर ही अपने हार्मोनल सोर्स की भी बात करेंगे। ठीक है, पहले तो एनसीईआरटी फिगर की बात करते हैं बेटा ना। साहब बेटा, अपने मायोपिथेलियल सेल्स देखेंगे, जब अपने हार्मोनल सोर्स की बात करेंगे ना तब देखेंगे बेटा ना। लोब्यूल चैतन्य एल्वुलाई का क्लस्टर, मैंने लिखा भी था फिगर पर, देखो यहां पर इस जगह क्लस्टर, इसे बोल रहे हैं मेमोरी लोब्यूल चैतन्य। ठीक है, लेग हो रहा है बेटा, पर गया, रुको अभी ना, चीज समझते हैं चीजों को। देखिए, पहले तो अपने एनसीईआरटी का फिगर समझते हैं ना। एनसीईआरटी फिगर क्या दे रखा है, देखो, एक तो एनसीईआरटी ने क्या शो कर रखा है, रिब्स। ये रिब्स अपने को पता है। दूसरा, रिब्स के बीच में उसने बता रखा है मसल्स बिटवीन रिब्स। कौन सी मसल्स हैं आपको पता है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ठीक है, फिर अपने को याद रखना है पेक्टोरलिस मेजर मसल, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अपने को याद रखना है। अतुल्य वही अपने बात कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक तो अपने को सारी स्ट्रक्चर्स याद रखनी है, जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, लेक्टिफेरस साइनस, लेक्टिफेरस डक्ट, इनका ऑर्डर भी पूछा जाता है कई बार, है ना, तो आपको याद रखना है। तो रिब्स, मसल्स एंड पेक्टोरल्स मसल, ये क्लियर। फिर मैंने बताया था कि वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट का डिपोजिशन होता है, उसको देखेंगे। फिर देखिए, अगर बात करें अपने पास इस डायग्राम के अंदर अपने को क्या चीज समझ में आ सकती है, एक तो निप्पल। ठीक है, दूसरा, इसके सराउंडिंग में जो एरो दे रखा होगा, मान लो कल को आपसे एनसीईआरटी में ऐसे एरो बना के पूछे कि ये एरो किसको डिनोट करता है,
तो ये एरियोला पास में। अब याद रखना पड़ेगा ना, एनसीईआरटी का फिगर है तो अपने समझना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो डक्ट्स थी ना बहुत सारी, अब उन डक्ट्स के बीच में ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि डक्ट्स किसको बताएंगे, तो अपने क्या करेंगे, निपल के थ्रू पीछे चलेंगे। निपल के बाद वाली जो डक्ट का एरो रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, लेक्टिफेरस डक्ट रही होंगी। एक चीज आपको क्लियर दिखाई देगी, ये जो वाइडर पार्ट है देखो ना, ये एनसीईआरटी के अंदर भी आपको क्लियर दिखाई देंगे वाइडर पार्ट। तो वाइडर पार्ट हमें पता है कि क्या चीज हो सकती है, एम्पुला होगी। एम्पुला के जस्ट पीछे वाला एरो हमें पता होगा वो मेमोरी डक्ट होंगी, क्योंकि बहुत सारी मेमोरी डक्ट नहीं है आखिर तो क्या बना के दी थी हमें, एम्पुला। और इस मेमोरी डक्ट के पीछे की तरफ आपके पास मेमोरी ट्यूब्यूल इन्होंने नहीं बता रखा, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस बन रही हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स होंगी, जो कि ओपन होंगी इन एल्वोलाई के अंदर। ये बहुत सारी एल्वोलाई दिखा रखी है इन्होंने, ठीक है, ये बहुत सारी एल्वोलाई, ए ए एल्वोलाई, तो मेमोरी एल्वोलस। और फिर उन्होंने बार मेंशन कर रखा है इस तरह से, ये जो है देखो एक, ये मेंशन कर रखा है इन्होंने, फिर मेंशन कर रखा है इन्होंने ऐसे, तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है मेमोरी लोब। तो मेमोरी लोब आपको याद रखना है, तो आपको एनसीईआरटी की फिगर तो याद रखना ही है, ठीक है। इसके अलावा अपने एक चीज समझते हैं, देखो हार्मोनल रोल समझते हैं। मिल्क फॉर्मेशन करवाते हैं तो हार्मोनल रोल भी तो है ना। मुझे एक बार बताओ, सबको आवाज आ रही है ना बेटा? अतुल्य, बस बेटा अपने हार्मोनल रोल में यही फंक्शन आएगा एल्वेलाई का, ठीक है ना। अब अभी समझते हैं आगे बेटा, ठीक है, सबको आ रही है, मुझे समझ में आ रही है, लव है ना। देखिए चले वापिस से एक बार स्ट्रक्चर को देखें। अब अपने हार्मोनल कोर्स सोर्स की बात करेंगे तो क्या काम करते हैं, तो अपने उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बात करेंगे, ठीक है। हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन है, अपने अंदर की तरफ एल्वोलाई की बात करते हैं, ये मेमोरी लोब, और मेमोरी लोब के अंदर एल्वोलाई, बहुत सारी एल्वोलाई, तो ये एल्वोलाई एल्वोलाई एल्वोलाई, एल्वोलाई क्लस्टर हो गया। और इनसे निकलने वाली फाइन ट्यूब्यूल्स, इनको अलग कलर से बना देते हैं, ताकि आप लोगों के पास, अब जब अपने पास कलर का ऑप्शंस हैं तो फिर अपने अलग अलग कलर बनाए ना, ताकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी सी आसानी से हो। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स के फ्यूजन से जो डक्ट बना रहा था उसको नाम दिया था अपने मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट से फिर जो वाइडर पार्ट बन रहा था उसे हमने बोला था एम्पुला, और एम्पुला से जो वापस नेरो डक्ट हो रही थी उसे हमने बोला था लेक्टिफेरस डक्ट, जो कि जाकर एक ओपनिंग बना रही थी, जिसे हमने बोला था बहुत सारी लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो आगे ओपन होती है, जिसे हम बोलते हैं निपल, है ना। अब इन सब के ऊपर की तरफ आपको मायो एपिथेलियल सेल्स दिखाई देगी बेटा ना। तो अपने यहाँ पर जैसे ये एल्वलाई है ना, तो यहाँ पर अपने ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर आपको मायोएपिथेलियल सेल दिखाई देंगे, यानी यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन हार्मोन के रिसेप्टर दिखाई देंगे। ये बना देता हूँ यहाँ पर, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर बनाया है ना, ये है मायोएपिथेलियल सेल, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो है यहाँ पर आकर काम करेगा, और काम करेगा तो इनके अंदर क्या करवाएगा, कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, और वो कॉन्ट्रेक्शन क्यों कराएगा, ताकि मिल्क का इजेक्शन हो। अब सबसे पहले बात करते हैं मिल्क का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अपने क्या करते हैं, एल्वलाई लेते हैं, तो ये बहुत सारी एल्वलाई है ना, मैं एल्वलाई को थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। और एल्वलाई से जो फाइन ट्यूब्यूल निकल रही थी उनको भी देख लेते हैं, ये रही हमारी फाइन ट्यूब्यूल जो कि है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये रही। एल्वलाई की जो एपिथेलियम होती है ये आमतौर पर क्यूबोइडल कोलिमिनर एपिथेलियम होती है, सिंपल, ये ऐसे, ठीक है ना। गौर से सुनना बेटा ना, एल्वलाई का काम क्या है, ये क्यूबोइडल, ये कोलिमिनर एपिथेलियम होती है, कुछ सेल्स क्यूब लाइक दिखाई देती है, कुछ सेल्स कोलिमिनर लाइक दिखाई देती है ना, क्यूबोइडल कोलिमिनर एपिथेलियम होती है एल्वलाई के अंदर हमारे पास। अब देखें, अगर बात करें तरन्नुम बेटा, मेमोरी एल्वुलस एल्वुलाई को ही बोल रहे हैं बेटा ना। अब देखो, जब पीआरएल हार्मोन, आपने पढ़ा है ना एंडोक्राइन सिस्टम, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो वो आता है तो वो इन्हीं एल्वुलाई पर फंक्शन करता है, और यहाँ पर वो हाइपरप्लेजिया कोज करवाता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना एंड सेल्स का साइज इंक्रीज होना। तो एक बार बताओ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, हार्मोन आ रहा है ना, तो सेल्स इंक्रीज होंगी प्लस सेल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो अपने भी दिखा देते हैं, सेल्स का नंबर इंक्रीज होते हुए सेल्स का साइज इंक्रीज होते हुए, सेल्स का नंबर इंक्रीज होते हुए सेल्स का साइज इंक्रीज होते हुए, सेल्स का नंबर इंक्रीज होते हुए सेल्स का साइज इंक्रीज होते हुए। अब
जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा तो फिर मायो एपिथेलियल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो फिर क्या होगा, ये जो इनका एपिकल पोर्शन है वो टूटेगा, क्योंकि आपस में टकराएंगी, और आपस में टकराएंगे तो एपिकल पोर्शन टूटेगा। याद करो, मेमोरी ग्लैंड के जो सिक्रेशन है वो एपोक्राइन सिक्रेशन होते हैं। तो फिर एपिकल पार्ट टूटेगा तो सेल्स का एपिकल पार्ट अलोंग विद साइटोप्लाज्म ये बाहर आता हुआ दिखाई देगा इन मेमोरी ट्यूबुल से। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो पीआरएल ने जो था वो मिल्क सिंथेसिस करवाया। ठीक है, मिल्क सिंथेसिस, सिक्रीशन करवाया। ठीक है, तो मिल्क सिंथेसिस वर्ड आ जाए या मिल्क सिक्रीशन वर्ड आ जाए, तो आपको नॉर्मली बताया है कि पीआरएल ही आंसर देना है। एंड मिल्क इजेक्शन जो है वो कौन करवाएगा, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, अब अपने कुछ और हार्मोन की बात करें बेटा ना, तो और हार्मोन के भी याद रखना कि जो एस्ट्रोजन है वो फैट का डिपोजिशन करवाता है। तो अगर कल को क्वेश्चन पूछ ले कि फैट का डिपोजिशन जो है वो कौन से हार्मोन ने करवाया, तो फिर एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन भी आपको याद रखना है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का भी एक रोल है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो एल्वोलाई का डेवलपमेंट करवाता है। अब एक बात बताओ मुझे जरा कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो कंटिन्यूसली कब आएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। सही बात है ना, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो क्या करवाएगा, लंबे समय तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा, एंड प्लेसेंटा जो है वो भी क्या रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड हम देखते हैं कि एल्वोलाई जो है वो इस तरह से एनलार्ज दिखाई देती है। किस तरह से, इस तरह से एनलार्ज। ये अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है तो एल्वोलाई जो है वापस से रिग्रेशन मोड में चली जाती है, ऐसे रिग्रेशन मोड में, ये रिग्रेशन। तो नॉर्मली जो प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर कंटिन्यूसली जो प्रोजेस्टेरोन आता है वो क्या करवाता है, एल्वोलाई का डेवलपमेंट करवाता है। अदरवाइज जो है ये रिग्रेशन फॉर्म में दिखाई देती है, रिग्रेशन फॉर्म। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद आ जाए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन आ रहा है, और ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये एल्वोलाई का डेवलपमेंट करवाता है। और इसी के कारण है कि एल्वोलाई डेवलप होंगी तो फिर मेमोरी लोब्यूल जो है वो क्या होगा, एनलार्ज होगा। यानी फिर हम कह सकते हैं मेमोरी ग्लैंड जो है वो एनलार्ज दिखाई देगी। तो कभी आपसे पूछे ना कि प्यूबर्टी के बाद जो ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, गौर से सुनिएगा ना, प्यूबर्टी के बाद जो है वो एनलार्जमेंट होता है मेमोरी ग्लैंड का, तो किसके कारण से, ड्यू टू एस्ट्रोजन, वही फैट का डिपोजिशन करवाया। एंड एक्स्ट्रा एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता हुआ दिखाई देता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, क्योंकि एल्वलाई जो थी उनका डेवलपमेंट हुआ, वो किसी कारण से होता, प्रोजेस्टेरोन के कारण से। तो आपसे कोई पूछे ना कि एक्स्ट्रा एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट किसके कारण से हुआ, तो प्रोजेस्टेरोन के कारण से, है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो कम से कम वो तो अपने को याद रखे ना। अब देखो, एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा ये कहता है कि सर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिक्रीशन के लिए कौन रोल प्ले करेगा, है ना, तो नॉर्मली जो सिंथेसिस करवाता है ना हार्मोन, उसी के लिए हम कहते हैं वो सिक्रीशन करवा रहा है हार्मोन, यानी पीआरएल। अपने अगर ऑप्शन में है तो पीआरएल को आंसर देंगे। और अगर पीआरएल ऑप्शन में नहीं है और पूछा जाए कि सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन किस हार्मोन ने करवाया, तो फिर हम ऑक्सीटोसिन भी आंसर दे देंगे। उस समय मतलब हम ये समझेंगे कि सिक्रीशन का मतलब है कि मिल्क को बाहर निकलवा रहा है। ठीक है, जबकि हम नॉर्मली यहाँ पर मिल्क सिंथेसिस सिक्रीशन कह रहे हैं कि मिल्क सिंथेसिस करवाना एल्वोलाई के अंदर, देन फिर मिल्क का आगे की तरफ मूव होना मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट की तरफ, है ना, वो सिक्रीशन की बात की जाती है नॉर्मली। तो नॉर्मली सुन लेना एक बार फिर से कि मिल्क सिंथेसिस वर्ड आ जाए या फिर मिल्क सिक्रीशन वर्ड आ जाए और ऑप्शन के अंदर पीआरएल हो तो फिर हम पीआरएल टिक करेंगे। ठीक है भाई, मिल्क सिंथेसिस वर्ड आएगा तो फिर पीआरएल ही उसका आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन होता है सिक्रीशन के अंदर। अगर सिक्रीशन पूछा जाए और ऑप्शन के अंदर पीआरएल भी है, ऑक्सीटोसिन भी है, तो हम हमेशा पीआरएल को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है ना भाई, हम जब भी बात करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो अपने पास आंसर यही गया है। एंड अगर मिल्क सिक्रीशन पूछा है, ऑप्शंस में पीआरएल नहीं है, तब हम ऑक्सीटोसिन को भी आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा मिल्क इजेक्शन पूछा जाए, यानी मिल्क का बाहर निकलना मेमोरी ग्लैंड से, तो उसके लिए अपने आंसर देना है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसके बाद देखो आगे चलते हैं। अब आया लैक्टेशन। देखो, लैक्टेशन जो है वो नॉर्मली क्या है, एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, जब बेबी
मिल्क सकलिंग प्रोसेस करेगा तो इम्पल्सिस जो है वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा एंड रिटर्निंग इम्पल्सिस जो है फिर वो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज करवाएंगी, ठीक है, सकलिंग प्रोसेस से। अब ये जो है हाइपोथैलेमस जो इम्पल्स गई हैं, सकलिंग ऑफ बेबी इम्पल्सिस जो हाइपोथैलेमस के पास गई हैं, ये फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हम देखेंगे कि पीआरएल का सिंथेसिस भी, सिक्रेशन भी रिलीज होता हुआ दिखाई देगा एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी रिलीज होते हुए दिखाई देंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये पीआरएल एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये मेमोरी ग्लैंड पे काम करेंगे। भाई पीआरएल ये तो है लैक्टेशन, ठीक है, जो कि एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स हो गया क्योंकि इम्पल्सेस गई हैं एंड इम्पल्सेस जो है वापस आई हैं, ठीक है। दूसरा, हार्मोन निकले हैं बेटा ना। लव, आवाज आ रही है बेटा ना? एक बार अपना रिफ्रेश कर लेना बेटा ना, आवाज मेरे यहाँ पर सब दिखा रही है कि आवाज जा रही है, ठीक है। जिया बेटा लेग कर रहा है ना? चलिए ठीक है। आपने ऐसा करते हैं ना, हर एक स्लाइड को ओपन करने में थोड़ी देर रुक जाएंगे, है ना। अब आपके सामने बिगनर बॉक्स 2 है, हालांकि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन फास्ट फास्ट जो है अपने खुद देख लेते हैं। आपके सामने स्लाइड आ गई है। पहला क्वेश्चन जो है, वेजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। अब एक बात जानते हैं हम कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो कौन है फीमेल के अंदर? ओवरी। जिसे आप एसेंशियल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो होगा ही नहीं, एंड फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होगा तो फोर्थ नहीं हो सकता, बात ही खत्म। तो आंसर कैसा रह जाएगा? थर्ड, ठीक है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस इन। तो आपने जानते हैं कि डेवलपमेंट की साइड जो होती है वो कौन सी होती है? यूट्रस होती है। टू, तो ये बड़ा सा आंसर है। फिर आया बार्थोलिन ग्लैंड अकर्स इन। अब बार्थोलिन ग्लैंड अपने को पता है कि फीमेल का पार्ट है, इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर। सेकंड ऑप्शन, फीमेल एंड प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस करती, ठीक है। हम वहां पर कोई बार्थोलिन ग्लैंड के कोई एस्ट्रोजन या हार्मोन की सिंथेसिस की बात नहीं करते हैं, वो तो लुब्रिकेशन में हेल्प करती है एंड एल्कलाइन सिक्रेशन रिलीज करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फोर्थ, एब्डोमिनल ओस्टियम इज द अपर्चर प्रेजेंट इन। तो ठीक है, हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की, है ना। तो फेलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रिएटेड पार्ट जो था, याद करो, जो लास्ट में फिम्बरी वाला पार्ट था, उसकी ओपनिंग जो थी वो थी हमारी एब्डोमिनल ओस्टियम। तो इसका आंसर कैसे लगेगा बेटा? सेकंड, ठीक है। तो कृष्णा बेटा, इसका फर्स्ट आंसर नहीं जाएगा ना, अपने पास प्रायोरिटी में एकदम क्लियर दिखा रखा है ना, फिम्ब्रिएटेड फेलोपियन फनल जो पार्ट था उसकी ओपनिंग है बेटा ना, इसलिए अपने को ये आंसर यहाँ पर अपने क्वेश्चन दिया भी है, तो अपने को सेकंड चूज करना है इसका, ठीक है। अनुष्का बेटा, ब्रेस्ट की साइज नॉर्मली प्यूबर्टी के बाद फैट के डिपोजिशन से एंड जो एक्स्ट्रा एनलार्जमेंट है वो हम देखेंगे एल्वुलाई के डेवलपमेंट से, ठीक है। अब आ गया बेटा फिजियोलॉजी वाला पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, ठीक है। अनुष्ठा, देखो बेटा ना, एक बार फिर समझ लो। मिल्क सिंथेसिस वर्ड आ जाए तो ऑप्शन में पूछा जाए पीआरएल एंड ऑक्सीटोसिन, तो पीआरएल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सिंथेसिस के अंदर। सिक्रीशन आ जाए तो फिर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सिक्रीशन का मतलब क्या कहना चाह रहा है, मिल्क बाहर सीक्रेट हो रहा है कि मिल्क ट्यूब्यूल्स में सीक्रेट हो रहा है, क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर। तो याद रखना, अगर सिक्रेशन पूछा जाए तो फिर ऑप्शंस के अंदर हम लोग देखना है, ऑप्शंस के अंदर पीआरएल एंड ऑक्सीटोसिन दोनों हो तो फिर पीआरएल को चूज करना है। मतलब हम नॉर्मल सिक्रेशन की बात करेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल से, मेमोरी डक्ट से होते हुए एलोलाई एम्पुला तक पहुंचा, ठीक है। एंड अगर मिल्क सिक्रेशन पूछा जाए, ऑप्शंस में पीआरएल नहीं हो, तो फिर हम ऑक्सीटोसिन को टिक कर देंगे। इसका मतलब वो शायद एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया है वो शायद ये पूछना चाह रहा है कि मिल्क बाहर निकलना, मिल्क बाहर के सिक्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। पर नॉर्मली मिल्क सिक्रेशन पूछा जाए और ऑप्शंस के अंदर पीआरएल हो तो अपने पीआरएल को टिक करेंगे, ठीक है। एंड मिल्क इजेक्शन पूछा जाए तो फिर ऑक्सीटोसिन हो गया बेटा, ठीक है। हाँ बिमलेश, ऑस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन सेम ही होता है, ओ की स्पेलिंग और ई की स्पेलिंग, बस ये स्पेलिंग जो है वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की में फर्क है, बाकी सेम है बेटा ना। लव लैक्टेशन जो है वो प्रेगनेंसी आफ्टर पार्चुलेशन के बाद ही होगा, ठीक है ना। निहारिका,
रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कुछ नहीं है, बच्चा जब मिल्क सकलिंग प्रोसेस करेगा तो इंपल्सेस जो है वो मदर की हाइपोथैलेमस के पास जाएगी, हाइपोथैलेमस जो है उनको रिले करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी से पीआरएल निकलेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलेगा और ये मेमोरी ग्लैंड पे काम करेगा। पीआरएल जो है वो एल्वेलाई के अंदर हाइपरप्लेजिया कोज करवाएगा, ऑक्सीटोसिन जो है वो मायो एपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाएगा। ठीक है ना। अब देखो वापस से गैमेटोजेनेसिस पर आते हैं। सर ये थ्योरी लिखना है क्या हमें फहीम? नहीं बेटा ना, मैं आपको ये हैंड आउट दे दूंगा तो थ्योरी आपको लिखी हुई मिल जाएगी ना सारी कुछ, है ना, मैंने वो पहले ही बता दिया था। सुशांत वॉइस नहीं आ रही, एक बार रिप्लेस कर लो ना बेटा अपनी चीज, अपने इस लैपटॉप को या फिर आप जिस देख रहे हैं ना। आप लोग तो मतलब अंगूर खाते खाते ना, चाय पीते पीते चुस्कियां लेते लेते ना, एप्पल खाते खाते आराम से देख रहे होंगे ना, मजे से ना, आपको कुछ नहीं लिखना है। ये प्रज्ञा जो है ना, ये इसको मैं क्लास में भी मैंने इसको बहुत बार कहा है, ये तो मजे ले लेके देख रही होगी आराम से ना। तो आप तो आराम से बैठो, आराम से सुनते चले जाओ चीजों को ना। ये नोट्स अनुष्ठा नहीं ना, सोनम नहीं, बहुत बढ़िया बेटा ना, सिंसियरली पढ़ाई करना है। ठीक है। हाँ, कुछ किसके रोजा भी है तो वो भी कैसे खाएंगे। ठीक है ठीक है। तो आप आराम से तो लेटे ही होंगे ना, आराम से लेट के देख रहे होंगे एकदम मजे से ना, अपने सोफे या गद्दे पर आराम से बैठे ना। सर पढ़ाओ सही तरह से पढ़ाओ सर, है ना, सीधे बैठो सर, है ना सर, समझ में नहीं आ रहा सर, है ना, आप सीधे बैठो। हम भले कैसे बैठे हैं। चलिए ठीक है। कृतिका नहीं सर, नोट्स भी बनाते हैं, बहुत बढ़िया बेटा ना। चलिए अब देखो, इसके बाद अपने को देखते हैं गैमेटोजेनेसिस को ना बेटा, गौर से देखना ना, अपने पास जो टाइम बाउंडेशन भी है बेटा ना। चलिए एक बार फिर से चैट को साइड में रखो, आगे बढ़ाते हैं थ्योरी को। गैमेटोजेनेसिस, है ना, नाम बता रहा है गैमेटोजेनेसिस के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होना। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमारे पास जो हार्मोन काम करेंगे वो काम करेंगे जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच। ठीक है। जीएनआरएच कहां से आता है? तो हाइपोथैलेमस से। समझना बेटा ना, यहां से अपनी ना फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी है। और एफएसएच और एलएच का सोर्स क्या है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखो, गैमेटोजेनेसिस अपने दो तरह से पढ़ेंगे, है ना, एक तो मेल के अंदर गेमेटोजेनेसिस, मेल में भी तो गैमेट बनता है, फीमेल में भी गैमेट बनता है, तो फीमेल का गैमेटोजेनेसिस भी पढ़ेंगे। मेल का गैमेटोजेनेसिस क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म वाला गैमेट बनता है। एंड फीमेल के अंदर हम उसे बोलेंगे बेटा oogenesis, है ना। और बड़ा ही आसान है ना, कनेक्ट होइएगा मेरे साथ, है ना, अपने पढ़ते हैं इस चीज को, बड़ा आसान सा है। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच का रोल होगा गेमेटोजेनेसिस के अंदर, है ना। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है एंड एफएसएच एलएच जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है तो याद कीजिए, आपको सर ने कुछ ऐसा बताया होगा। ये तो हाइपोथैलेमस हो गया, ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई, ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो जीएनआरएच रिलीज करेगा, जो कि पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचेगा एंटी पिट्यूटरी के अंदर, और एंटी पिट्यूटरी से फिर निकलेंगे एफएसएच एंड एलएच। ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो कोई हार्मोन बनाती ही नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो हाइपोथैलेमस के बनाए हुए हार्मोन को पार्शियली स्टोर करती है, उनको रिलीज करती है, और वो हार्मोन जो थे वो थे एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, है ना। खैर हम तो अभी फिलहाल अपने वापस से ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आते हैं। तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है, जो कि एंटी पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच रिलीज करवाता है बच्चा, है ना। कई बार है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जीएनआरएच जो है फिर वो गोनाड्स में जाएगा, नहीं, जीएनआरएच का जो रिसेप्टर है वो एंटी पिट्यूटरी पर है, तो एंटी पिट्यूटरी पे ही काम करेगा। एंड एंटी पिट्यूटरी से जो एफएसएच एलएच निकलेंगे ना, फिर वो गोनाड्स में जाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि हम अगर मेल की बात करें तो टेस्टिस पे जाते हुए दिखाई देंगे, एंड अगर फीमेल की बात करें तो ओवरी पे जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये एफएसएच एंड एलएच का काम क्या होगा? मेल के अंदर तो टेस्टिस पर वर्क करेंगे, एंड फीमेल के अंदर ये ओवरी पे जाएंगे। ठीक है। इसी को अपने को समझना है ना, बड़ा आसान सा है। अब यहीं पर आपके मॉड्यूल की थ्योरी के अंदर ना कुछ कुछ चीज लिखी हुई है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन ए। विटामिन ई आप ये आपने पढ़ा भी है, विटामिन ई जो है वो एंटी स्टेरिलिटी
विटामिन कहलाता है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल जो विटामिन है वो है विटामिन ई। और विटामिन ए के लिए आपको याद रखना है बेटा कि ये गैमेट हेल्दी बने इसके लिए रिक्वायर्ड होता है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के लिए नेसेसरी है विटामिन ई, एंड फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट्स के लिए अपने नेसेसरी याद रखेंगे विटामिन ए बेटा, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस जब भी हम पढ़ेंगे ना तो 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं हमेशा। एक तो मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी ग्रोथ फेज, एंड तीसरा मेचुरेशन फेज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बता रखा है यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस भी होगा, oogenesis भी होगा, हमने बात कर ली थी। अब यहाँ पर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, जैसे कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जिसे आप पीजीसी भी बोलते हो, जिसके लिए वो लिख रहा है एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन, ठीक है। अब ये क्या चीज है, अपने इस चीज को देखते हैं। देखो मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो यहाँ पर आपके लिए पेज खाली रख रखा है, इसको समझते हैं यहाँ पर ना, गौर से सुनिएगा। जब अपने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखेंगे ना बेटा, तो वहां पर अपने बात करेंगे, कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। मैं ऐसे एक बेबी सा डायग्राम बनाऊंगा वहां पर। जब अपने कोरियन एम्ब्रियोन वगैरह देखेंगे तो ऐसा कुछ। ये कोरोनिक विलाई है, ऐसे कुछ डायग्राम बनाऊंगा वहां पर मैं, है ना। ये समझ गए होंगे कि एम्ब्रियो है नलाइको, अगर मेल है तो ये रहा, ठीक है, और अगर फीमेल है तो ये रही, ठीक है। खैर ये तो मजाक की बात। एक बार बताओ, एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के अंदर गोनाड्स 5 to 6 मंथ के आसपास जो है गोनाड्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। एंड अपने यहाँ पर ना स्ट्रक्चर्स और भी बनाएंगे बेटा, जब अपने वहां देखेंगे डिटेल के अंदर, जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो मैं अपने को इसको बहुत क्लियरली अपना पढ़ेंगे, योक सेक एंड एलेंटोइस, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने। ये योक सेक है, ये एलेंटोइस, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर अपने वहां पर नाम देंगे कोरियन, ठीक है, और ये नाम देंगे अपने एमनियन। एम्ब्रियो को सराउंडिंग करते जो लेयर होगी वो एमनियन है। आउटर मोस्ट जो कोरियन है ये कोर्निकुलाई का फॉर्मेशन करेगी, जो प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगी। लेकिन ये बाद की बात है बेटा ना, मेरे काम की बात कहां से आ रही है, योक सेक से। हमें कुछ सेल्स दिखाई देंगी योक सेक से डेवलप होती हुई, योक सेक के पास में डेवलप होती हुई, जिन्हें हम बोलेंगे पीजीसी बेटा ना। ये पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, है ना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये जो है प्रीकर्सर्स है बेटा गैमेट्स के, यानी जो स्पर्म बनना है या फिर फीमेल के अंदर ओवा बनना है तो उसका प्रीकर्सर जो होता है वो पीजीसी होती है, ठीक है। यानी आप मान लो कि जो जो आदि फॉर्म है उनका, जो इनिशियल फॉर्म है जो उनका ना, जो वो क्या है, पीजीसी। और ये पीजीसी जो है ये यौक से के थ्रू होते हुए एंटर करती है अंदर एम्ब्रियो के, और गोनाड्स में जाती है। एंड गोनाड्स में जाकर फिर वो वहां पर सिचुएटेड हो जाती है, एंड देन फिर फॉर्मेशन में हेल्प करती है गैमेट के, ठीक है। तो पीजीसी एक तरह से कह सकते हैं ना, गोनाड्स में नहीं बनी, ये तो गोनाड्स के बाहर से आई, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन। तो यहीं से मैं लिखना हूँ, शुरू करता हूँ, पीजीसी का मतलब है ना, पीजीसी एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन। तो वो वहां पर जो लाइन लिखी हुई थी ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो या फिर oogenesis हो, वो पीजीसी से बनता है। और पीजीसी एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन है, तो एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन यहीं पर बनता है। आशीष कह रहा है कि हैंडआउट दो। हैंडआउट तो कौन, तो क्यों दूंगा मैं हैंडआउट, आपको समझा दिया ना। तो अब अपने आप समझना, मॉड्यूल है आपके पास, कोई हैंडआउट नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना। आपके साथ मजाक किया गया था ताकि आप पढ़े ध्यान से, है ना, कोई हैंडआउट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कि हैंडआउट दिया जाएगा शीतल, है ना। मैं तो हैंडआउट नहीं दे रहा, ठीक है। यस अभिनंदन, धोखा दिया गया आप लोगों को, है ना, ताकि मैं फास्ट और पढ़ा सकूं, है ना, ठीक है। दूंगा बेटा ना, हैंड आउट दूंगा, थोड़ा सा ये समझते हैं एक बार इसको, ताकि फिर अपने अगली क्लास में रिवीजन करेंगे बेटा ना। अच्छा दमांथन तो स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा ना, कई लोग तो बड़े सी वो चल रहे हैं काम है। चलिए सुनिए, पीजीसी, अपने वापस आते हैं ना बेटा ना। पीजीसी की अगर बात करें तो पीजीसी आपने, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे हैं ना, तो अपने मेल की बात कर रहे हैं, समझना बेटा ना। पीजीसी, क्योंकि अगर ये एम्ब्रियो फीमेल होता तो फीमेल के अंदर भी पीजीसी ओवरी के अंदर एंटर करती। क्योंकि ये मेल है, क्योंकि हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, तो ये टेस्टिस में पहुंची। ये मेल है तो यहाँ पर हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, वहां पर हम फीमेल के अंदर ओवरी की बात करेंगे। पीजीसी ओवरी के अंदर भी जाएगी, पीजीसी टेस्टिस के अंदर भी जाएंगी, ठीक है। तो हमने पीजीसी से स्टार्ट किया है, ठीक है।
पीजीसी जो है ये स्पर्मेटोगोनियम में डिफरेंशिएट हो जाती है। आपको याद है जब हमने सेमिनिफरस ट्यूबुल की बात की थी, सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर याद करो कि कुछ सेल्स थी क्यूबोइडल सेल्स और कुछ सेल्स थी कोलिमिनर सेल्स, कुछ सेल थी क्यूबोइडल सेल, ठीक है ना। तो ये जितनी भी पीजीसी जो है ना बेटा, ये सारी की सारी जो है ये स्पर्मेटोगोनियम के अंदर डिफरेंशिएट होगी प्यूबर्टी आते आते तक, ठीक है ना। तो बहुत सारी पीजीसी आई एंड वो सारी की सारी स्पर्मेटोगोनियम जो है उसके अंदर जो है सिचुएटेड होगी। ठीक है अनम, मिलता है बेटा सबको, हैंडआउट मिलता है, मजाक की बात चल रही, थोड़ा सा ना बीच में ब्रेक लिया है ना बेटा। पीजीसी जो है वो स्पर्मेटोगोनियम के अंदर डिफरेंशिएट हो रखी है। अब प्यूबर्टी के बाद हम देखते हैं, प्यूबर्टी जब आती है तब इनके अंदर माइटोसिस चलता है, ठीक है। और आप जानते हैं ना बेटा, जब भी माइटोसिस चलता है तो वो नंबर बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो यानी से हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। एंड आप एक बात जानते हैं, स्पर्मेटोगोनियम जब भी माइटोसिस करेगी तो वापिस से क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनियम। तो मैंने यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे, अच्छा ये भी होता है क्या, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये लो 14 मिनट हो गया, ठीक है ना, टाइम एक्सटेंड कर दिया। अब सुनना बेटा ना, स्पर्मेटोगोनियम के अंदर माइटोसिस करवाया, माइटोसिस करवाने से आप जानते हैं ना डॉटर सेल बनती है वो मदर सेल के जैसी ही होती है, तो मैंने स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनियम लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप देखोगे आपके मॉड्यूल में या फिर अच्छी किताब के अंदर लिखा हुआ कि किसी को लिखा हुआ है टाइप ए और किसी एक को लिखा होता है टाइप बी, ठीक है। सर टाइप ए और टाइप बी क्यों लिखा, जब माइटोसिस है तो फिर तो दोनों एक जैसी ही होती है, टाइप ए और टाइप बी क्यों लिखा, इसका रीजन है बेटा ना, क्या होता है आपको पता होगा कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक है, यानी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो देखो क्या यहाँ पर काम किया है, देखो सर समझना, स्पर्मेटोगोनिया जो टाइप ए है वो फिर से क्या करेगी, माइटोसिस, और वापिस से क्या बनाएगी, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है समझना। जबकि कोई एक जो है ना बेटा, उसके अंदर साइज के अंदर एनलार्जमेंट होता है, और साइज एनलार्जमेंट से जो स्ट्रक्चर बनती है ना उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब पता है जो टाइप ए के अंदर माइटोसिस हुआ था, इसके अंदर भी दो स्पर्मेटोगोनियम बना था ना, तो किसी एक के अंदर हम देखेंगे साइज इंक्रीज होते हुए, ठीक है, और किसी एक के अंदर हम देखेंगे माइटोसिस होते हुए। तो हमने तो क्या डिसाइड कर लिया कि भाई किसी एक के अंदर जिसके अंदर माइटोसिस हो रहा है उसे हमने टाइप ए नाम दे दिया, और किसी के अंदर जहां पर साइज इंक्रीज हो रहा है उसे हमने टाइप बी नाम दे दिया, ठीक है। सर कोई जरूरी है क्या कि जब माइटोसिस होता है उसे टाइप ए नाम दे, या फिर जिसके अंदर साइज इंक्रीज हो रहा है उसे टाइप बी नाम दे, कोई जरूरी नहीं है। आप टाइप ए उनको नाम दे सकते हैं जिसमें साइज इंक्रीज हो रहा है, और टाइप बी उनको नाम दे सकते हैं जिसमें माइटोसिस हो रहा है। लेकिन आप आगे जब कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जिसके अंदर माइटोसिस होता हुआ दिखाई दे उसे आप टाइप बी ही नाम देना, अगर आप देना चाहते हैं तो ना, टाइप एक्स दें टाइप वाई दें, है ना। क्योंकि अपने मॉडल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो अपने किसी एक को जो है टाइप ए नाम दिया, किसी एक को टाइप बी नाम दिया, तो टाइप बी अपनों ने किसको नाम दे दिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनाएगी, यानी जिसमें साइज इंक्रीज होगा, जिसके अंदर माइटोसिस होगा, उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि उसे हमने टाइप ए नाम दिया है, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये साइज इंक्रीज करने से बनी, इसके अंदर हम देखते हैं क्या होता है, मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक आप जानते हैं ना, मियोसिस दो स्टेज में होता है, तो इसमें होगा मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, जिसे आप रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर हाफ होंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होगा तो बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगा, तो इनके अंदर होगा
मियोसिस 2 और मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है ना। इक्वेशनल डिवीजन, कई बार आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि इक्वेशनल डिवीजन से बनने वाली स्ट्रक्चर क्या है। तो जब सेकेंडरी स्पर्म में इक्वेशनल डिवीजन या फिर मियोसिस सेकंड होता है तो क्या बनता है, स्पर्मेटिड। एक बार देख लो ताकि वापस अपने रिवाइज करेंगे तो फिर और अच्छे से क्लियर आ जाएगा ना, स्पर्मेटिड। ठीक है, तो हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकंड होगा, तो मियोसिस सेकंड होगा तो क्या बनेगा, दो स्पर्मेटिड बनेंगे, ठीक है। एंड स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। हालांकि आपको मियोसिस, आपने कभी थर्ड वर्ड का नाम नहीं सुना ना, मियोसिस थर्ड वर्ड नहीं होता। ये सिर्फ स्पर्मेटिड जो है वो नॉर्मल सेल जैसी होंगी। अब नॉर्मल सेल के अंदर टेल का डेवलपमेंट होना, स्पर्म जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देना, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक बार अपने क्रोमोसोम का नंबर की अगर बात करें तो देखना क्या होता है। जैसे अगर बात करें नॉर्मली स्पर्मेटोगोनिया एक 2n सेल है, तो स्पर्मेटोगोनियम में जब माइटोसिस हुआ तो जो टाइप ए और टाइप बी बनी, ये भी क्या बनी, 2n बनी। साइज इंक्रीज हुआ किसी एक के अंदर तो हमने इसे बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसमें कोई क्रोमोसोम का नंबर थोड़ा ना चेंज हुआ, तो ये भी क्या हो गई, 2n हो गई। मियोसिस 1 हुआ तो आप जानते हैं हम क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी, तो यानी हमने हैप्लॉइड दिखा दिया, एन दिखा दिया। मियोसिस सेकंड जो है वो माइटोसिस जैसा ही होता है, तो यहाँ पे जो स्पर्मेटिड बने उसको हमने क्या दिखा दिया, हैप्लॉइड। और फिर इन हैप्लॉइड स्पर्मेटिड से जो आगे मॉर्फोजेनेसिस को चेंज हुआ तो इसको हमने क्या बोला, स्पर्म, जिसमें टेलवेल का डेवलपमेंट हो गया। और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हमारे पास यहां पर तैयार हो गया है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये एक बार अंकुर अपने देख रहे हैं, इसको अपने डिटेल में फिर से देखेंगे बेटा ना। इसके अलावा बेटा पीजीसी और योगसेक में कनेक्शन क्या था, सुनो। पीजीसी से हमें डेवलप होते हुए दिखाई देती है, उसके बेस पर डेवलप होते हुए दिखाई देती है, सॉरी योगसेक के बेस पर हमें डेवलप होते हुए दिखाई देती है पीजीसी, ठीक है। एंड देन पीजीसी जो है वो योगसेक से एंटर होते हुए दिखाई देती है इस एम्ब्रियो के अंदर, और वो गोनाड्स के पास जाती है, ठीक है। अब देखो एक और की बात करें, स्पर्मेटोगोनियम 44 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, सही बात है ना। और अगर हम देखें स्पर्मेटोगोनिया जो दूसरी बनेगी वो भी कैसी बनेगी, जो मेटासिस होगा, तो 44 प्लस एक्स प्लस वाई। टाइप बी भी कैसे होंगी, 44 प्लस एक्स प्लस वाई। साइज इंक्रीज ही तो हुआ, 44 प्लस एक्स प्लस वाई। अब पहली बार मियोटिक डिवीजन हुआ तो हमने एक को कहा 22 प्लस एक्स और एक को कहा 22 प्लस वाई। फिर जो 22 प्लस एक्स वाला जो सेकंड स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट सेकंड हुआ, तो उसके अंदर जो स्पर्मेटिड बना वो कौन से बनेंगे, 22 प्लस एक्स वाई तो बनेंगे दोनों। जबकि जो 22 प्लस वाई वाले सेकंड स्पर्मेटोसाइट थे उससे जो स्पर्मेटिड बनेंगे 22 प्लस वाई वाले बनेंगे, है ना। अब 22 प्लस एक्स वाला जो स्पर्मेटिड है उससे जो स्पर्म बनेगा वो 22 प्लस एक्स वाला ही तो स्पर्म बनेगा। और जो 22 प्लस वाई वाला स्पर्मेटिड था उससे 22 प्लस वाई वाला स्पर्म बनेगा। यानी कि हमें जो है वो दो तरह के स्पर्म मिलेंगे, एक तो 22 प्लस एक्स वाला और एक इसको मिलेगा 22 प्लस वाई वाला, ठीक है। ये है स्पर्मेटोजेनेसिस को एक बार जो मैंने बताया, ठीक है। इसको अपने कल फिर से देखेंगे, कल मैं इसको बना के रखूंगा पहले से ही आप लोगों के लिए, है ना। और फिर अपने पास एक डायग्राम ये बना भी तो है, इससे फिर अपने समझेंगे इस चीज को, है ना।